नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस नियम को सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसलिए सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन का अर्थ समझ लेना जरूरी होगा। सीमांत उत्पादन और साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पादन किसी परिवर्तनशील साधन की एक निश्चित इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। यानी काम पर जितनी भी परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ लगाई गई हैं उन सभी के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा उसको कुल उत्पादन कहा जाता है। औसत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं। ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, उन्हें जानते हैं क्या क्या है। पहली, उत्पत्ति के साधनों के संयोग अनुपात में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि उत्पत्ति के साधनों को किसी भी अनुपात में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन को परिवर्तनशील रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक साधन जो है वो परिवर्तनशील रहता है। उत्पत्ति ह्रास नियम तभी लागू होगा जबकि परिवर्तनशील साधन की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग हो चुका हो। उससे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम या उत्पत्ति समता नियम लागू हो सकते हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ एक रूप होती हैं। संगठन, उत्पादन के तरीकों एवं तकनीकी आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम का संबंध वस्तु की भौतिक मात्रा से है, न कि उसके मूल्य से। यानी कि यहाँ पर हम केवल ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो वस्तु की मात्रा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो उत्पादन है उसकी मात्रा किस प्रकार से प्रभावित होती है। यहाँ पर उत्पादन के मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। लागत के संदर्भ में यह नियम तब लागू होगा जबकि परिवर्तनशील साधन या साधनों की कीमत एवं उत्पादित वस्तु की कीमत दी हुई हो। यानी कि जिसका उत्पादन हो रहा है उस वस्तु की कीमत और परिवर्तनशील साधन या अगर एक से ज़्यादा साधन है परिवर्तनशील तो उन सभी साधनों की कीमत दी हुई हो, तो तभी इसको हम लागत के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं। उत्पत्ति के नियम। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के 3 नियम बताए हैं। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम और तीसरा उत्पत्ति ह्रास नियम। दरअसल परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो इन्हीं तीनों नियम का एक तरह से क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने 3 नियम बताए हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दिया और ये कहा कि ये जो तीनों नियम है ये एक ही नियम के 3 अलग अलग चरण हैं, न कि अलग अलग नियम हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में ये क्रमशः लागू होते हैं। तो पहले हम इन तीनों नियमों को समझते हैं, उसके बाद हम इनके संयुक्त स्वरूप को यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझेंगे। उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम यह बताता है कि कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखते हुए यदि उत्पत्ति के एक साधन या एक से अधिक साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाए तो उत्पादन में इस अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। अर्थात यदि परिवर्तनशील साधन में मान लीजिए 5% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो 5% से अधिक होगी, और अगर परिवर्तनशील साधन में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि
होगी। ये उत्पत्ति वृद्धि नियम है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रेखा चित्र में, जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे एपी और एमपी यानी कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम लागत के संदर्भ में अगर दिखाएं उत्पत्ति वृद्धि नियम को, तो ये हो जाता है लागत ह्रास नियम, यानी कि जो औसत लागत है और जो सीमांत लागत है वो दोनों गिरती हुई होंगी जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ेंगी। या ये कह लीजिए कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लागत घटेगी। उत्पत्ति वृद्धि नियम की सीमाएं। उत्पत्ति वृद्धि नियम प्रत्येक दशा में आवश्यक रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक दशा में यह आवश्यक नहीं है कि परिवर्तनशील साधन या साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से संगठन में सुधार हो या साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ने से संगठन में सुधार होगा ही और या फिर साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो जाता है सुधार, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम तब तक लागू होता है जब तक साधनों के मिलने के अनुकूलतम अनुपात को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। यानी कि अनुकूलतम अनुपात, जब तक साधनों को मिलाने का अनुपात का अनुकूलतम संयोग प्राप्त नहीं हो जाता है साधनों का, तब तक ये लागू होगा, और अनुकूलतम अनुपात से आगे जाने पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने की दशाएं या कारण। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्यों लागू होता है? साधनों की अविभाज्यता। साधन जो हैं वो अविभाज्य हैं, उनका एक निश्चित आकार में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई बड़ी मशीन है तो क्या होगा, जब तक हम उस पर और अतिरिक्त जो सहायक या ये कह लीजिए कि जो पूरक साधन है उनका इस्तेमाल उस पर ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाएंगे, उसका अच्छे से इस्तेमाल होता जाएगा उस बड़ी मशीन का। जैसे जैसे हम मान लीजिए उसमें अगर स्थिर साधन है वो मशीन जो है और परिवर्तनशील साधन है श्रम, तो जैसे जैसे उस बड़ी मशीन पर श्रमिकों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका अच्छे से इस्तेमाल होता जाएगा और उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। पर्याप्त मात्रा में साधनों की पूर्ति की प्राप्यता। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में साधनों की पूर्ति है हमारे पास, यानी कि जितना हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं, तो भी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचतें। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तो कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, यानी कि इस तरह की सुविधाएं जो हैं अपने आप विकसित हो जाती हैं। बैंकिंग व्यवस्था, बाजार विकसित हो जाना, सड़कें बन जाना वहाँ पर, ठीक है, बस्तियाँ बस जाना, ताकि श्रम जो है वो आसानी से मिले। तो इसलिए इस प्रकार से क्या होता है कि बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचतें प्राप्त होती हैं। यह नियम, ये विशेष बात है इसके बारे में कि यह नियम केवल विनिर्माण उद्योगों में ही लागू होता है, क्योंकि उद्योगों में मनुष्य की भूमिका प्रकृति की अपेक्षा अधिक होती है। प्रोफेसर मार्शल ने ऐसा कहा था, लेकिन ये विचारधारा जो है गलत है। तो ये विशेष बात थी। और एक और विशेष बात ये है कि यानी कि ये जो नियम है ये इसलिए लागू नहीं होता कि विनिर्माण उद्योग में मनुष्य की भूमिका जो है वो प्रकृति की अपेक्षा अधिक होती है, बल्कि जो हमने पीछे कारण बताए हैं इस वजह से ये लागू होता है। दूसरा है कि बढ़ते हुए प्रतिफल और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों का सहअस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये सही बात है। पूर्ण प्रतियोगिता और बढ़ते हुए प्रतिफल, या ये कह लीजिए कि उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पूर्ण प्रतियोगिता में मान लीजिए बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं,
तो ये सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त नहीं होंगे। कुछ फर्में ऐसी होंगी जो यानी कि इन नियमों का लाभ ज़्यादा ले रही होगी। तो जिन फर्मों को भी ये लाभ प्राप्त होंगे उनकी लागत घटेगी और वो उस लागत में क्या करेंगे, बाजार का विस्तार करेंगे अपना, यानी कि उत्पादन की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करना शुरू करेंगे, जिससे कुल उत्पादन में उनका एक महत्वपूर्ण भाग होगा। वो एक फर्म भी हो सकती है और एक से अधिक फर्में भी हो सकती हैं। अगर एक ही फर्म है तो एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा है तो अल्पाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बढ़ते हुए प्रतिफल और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम यह बताता है कि कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखते हुए यदि उत्पत्ति के एक साधन या एक से अधिक साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाए तो उत्पादन में वृद्धि ठीक इसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में हमने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया है। जैसे यदि परिवर्तनशील साधन में 5% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी ठीक 5% बढ़ जाता है। अगर 10% वृद्धि की गई है परिवर्तनशील साधनों में तो 10% ही उत्पादन बढ़ जाता है, यानी कि ठीक उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है जिस अनुपात में हमने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया है। और ये जो नियम है ये उत्पादन साधनों के अनुकूलतम संयोग बिंदु पर लागू होता है, यानी कि जब फर्म अनुकूलतम संयोग का इस्तेमाल कर रही होती है तो उस समय उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। तीसरा, आप इसको यहाँ देख सकते हैं रेखा चित्र में उत्पत्ति समता नियम को, ये किस प्रकार से है। यहाँ पर क्या होता है कि एपी और एमपी दोनों एक्स अक्ष से समानांतर हैं और परस्पर बराबर होते हैं। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ती हैं एपी और एमपी जो हैं वो न तो घटते हैं न बढ़ते हैं, वो स्थिर रहते हैं। इसको हम लागत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी औसत लागत होगी और जो सीमांत लागत होगी वो समान रहेगी, ना तो वो घटती हुई होगी और ना ही वो बढ़ती हुई होगी, वो समान बनी रहेगी। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ती हैं या उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ पर ये भी समान रहेंगी, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर। तीसरा नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखते हुए यदि उत्पत्ति के एक साधन या एक से अधिक साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाए तो उत्पादन में इस अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। जैसे यदि परिवर्तनशील साधन में 5% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो 5% से कम होगी, और अगर साधनों को मान लीजिए 20% बढ़ाया है तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो 20% से कम होगी, चाहे वो 19.5% हो जाए, चाहे 19 हो जाए, चाहे 18, 17, 15 कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 20% से कम होगी। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम हमें बताता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का चित्र ये है कि इसमें क्या है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ाई जा रही हैं वैसे वैसे हमारा एपी और एमपी यानी कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो है वो घटता जा रहा है। इसको लागत के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पर ये लागतें क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। एसी और एमसी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती हैं जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। तो लागत के संदर्भ में इसको लागत वृद्धि नियम बोलते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम को। इसके लागू होने के कारण या दशाएं क्या क्या हैं। एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। हमारे पास जो साधन है वो क्या है, नियम की मान्यता ही ये है कि एक साधन या एक से अधिक साधन जो हैं स्थिर रहते हैं।
तो जब एक साधन स्थिर रहता है तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो उत्पादक साधनों की सीमितता, इसका यानी कि दो मतलब होते हैं। पहला तो है कि उत्पादक साधनों की सीमितता, हमारे पास कुछ साधन जो हैं सीमित हैं और हम चाहकर भी उन साधनों की जो मात्रा है उसको बढ़ा नहीं सकते, हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और जब उनसे काम चलाना पड़ेगा तो तब क्या होगा कि दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अनुकूलतम संयोग से हम आगे जाने लगेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा जैसे जब हमें उत्पादन बढ़ाना होगा तो हमें इन सीमित साधनों पर ही अतिरिक्त परिवर्तनशील साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाना होगा। तो क्या होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। अनुकूलतम संयोग से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। दूसरा है उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। ये तर्क दिया था, ये कारण बताया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, क्योंकि सभी साधन जो हैं पूरी तरह से स्थानापन्न नहीं है। अगर हमारे पास एक प्रकार का या दो प्रकार के साधन जो हैं वो सीमित हैं तो हम अन्य साधनों से उनको पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो ये दो कारण हैं मुख्य जिनके कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन तीनों नियमों उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम को अलग अलग न मानकर इन्हें एक ही नियम की तीन अवस्थाएं माना और इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहकर पुकारा उन्होंने। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक तकनीकी सिद्धांत है। यह प्रयोग में लाए जाने वाले परिवर्तनशील साधनों की भौतिक मात्राओं और उत्पादन की भौतिक मात्राओं के मध्य संबंध को बताता है, यानी कि उनकी कीमतों के मध्य, कीमत से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दिखा दें कि साधनों की मात्रा इतनी है तो उत्पादन किस तरह से, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको ये बताता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, यहाँ पर हम दो परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। दूसरी परिभाषा है बेनहम की। उन्होंने कहा है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। यहाँ पर दोनों ही परिभाषाओं में देखने वाली बात यह है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक साधन को स्थिर माना है और अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना है, जबकि जो अन्य अर्थशास्त्री हैं, बाकी सभी अर्थशास्त्री जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एक साधन को परिवर्तनशील मानते हैं, बाकी को स्थिर मानते हैं। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो परिभाषा है वहाँ ये थोड़ा अलग है। अब हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। शुरू करते हैं। परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ, फिर दूसरे में हमारा कुल उत्पाद, तीसरे में सीमांत उत्पाद, चौथे में है औसत उत्पाद और फिर बाद में हमने उत्पादन की अवस्थाएं दिखाई हैं। ये 10 इकाइयों का इस्तेमाल यहाँ पर होता है परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का क्रमशः। मान लीजिए पहली से जब पहली इकाई इस्तेमाल की जाती है तो सीमांत उत्पाद होता है 10, यानी कि 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। जब दूसरी लगाई जाती है तो दूसरी के उससे ये दूसरी इकाई जो है वो 12 इकाइयाँ वस्तु की उत्पादित करती है। तीसरी इकाई 14 इकाइयों का उत्पादन करती है, चौथी फिर 14 इकाई करती है, पाँचवीं 11 का, छठी 8 का, सातवीं इकाई से केवल 3 इकाइयों की वृद्धि होती है, आठवीं से कोई वृद्धि नहीं होती और जब 9वीं और 10वीं इकाई लगाई जाती है तो वो ऋणात्मक सीमांत उत्पाद प्रदान करती है, यानी कुल उत्पादन में गिरावट आती है, जिसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर हमें कुल उत्पादन निकालना है तो
इनको जो हमारा एमपी है, सीमांत उत्पाद है, उनका योग जो होगा हमारा टीपी होगा। तो पहली इकाई 10 का उत्पादन कर रही थी तो कुल भी 10 ही होगा। दूसरी इकाई 12 का कर रही थी, पहली इकाई कर रही थी 10 का, तो दोनों ने मिलकर के किया 10 और 12 22। इसी तरह से इनको जोड़ते चले जाएंगे। 22 और 14 36, 36 14 50, 50 में 11 जोड़ेंगे तो 61, 61 में 8 जोड़ेंगे 69, और 69 में 3 जोड़ेंगे 72, फिर 0 जोड़ेंगे 72, और उसके बाद 0 के बाद में 9वीं और 10वीं जो साधन इकाइयाँ हैं वो ऋणात्मक सीमांत उत्पाद देती हैं, यानी कि कुल उत्पादन को घटा देती हैं, जैसे जो कि 69 और 64 हो जाता है कुल उत्पाद। अब औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए, औसत उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग दे देते हैं। जैसे हमें पहली इकाई के लिए निकालना है औसत उत्पाद, तो हम क्या करेंगे, टीपी है हमारा 10 पहली इकाई पर, तो 10 को 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, है ना। और यहाँ पर इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि एमपी जो है 10 है, फिर 12, फिर 14, फिर 14, फिर 11, यानी कि जो मैक्सिमम है वो है यहाँ पर 14 बढ़ते हुए। तो जो मैक्सिमम बिंदु होता है जहाँ तक एमपी जाता है उसको हम बोलते हैं मोड़ का बिंदु। मोड़ का बिंदु हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो टीपी है हमारा वो बढ़ती दर से यहाँ पर बढ़ता है। 10 हुआ, 10 में फिर 12 जुड़े, यानी कि ज़्यादा, 10 से ज़्यादा जुड़े, फिर अगली बार 14 जुड़े, ठीक है, फिर अगली बार 14 जुड़े। तो इस प्रकार से ये क्या है, मोड़ का बिंदु। यहाँ से जो हमारा टीपी वक्र होगा वो टर्निंग पॉइंट लेगा, एक तरह से टर्न लेगा यहाँ से, तो इसको मोड़ का बिंदु बोला जाता है। यहाँ पर एपी निकालनी है तो एपी आप निकाल सकते हैं। टीपी को भाग दे देंगे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से। जैसे 10 को 1 से भाग देंगे 10 आएगा, 22 को 2 से भाग देंगे 11, 36 को 3 से भाग देंगे 12, 50 को 4 से भाग देंगे 12.50, 5 जीरो, और फिर इसी तरह से 11 को 61 को 5 से भाग देंगे 15.25, फिर 69 को 6 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 11.5। इसी प्रकार से बाकी को भी हम भाग दे लेंगे और औसत उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्पादन की जो अवस्थाएं होंगी वो कैसे डिसाइड होती हैं कि जो प्रथम अवस्था होती है वो होती है जहाँ तक आपका औसत उत्पाद जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जहाँ तक मैक्सिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ तक हो रहा है, ये मैक्सिमम जो हो रहा है वो हो रहा है वैसे 15.25 तक, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी ये औसत उत्पाद है आपका, जहाँ पर ये मैक्सिमम होता है वहाँ पर आपका एमपी जो है वो बराबर होता है। वैसे इस तालिका में ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका उत्पादन की जो अवस्था है, जो प्रथम अवस्था है, वो औसत उत्पाद भी यानी कि बढ़ता जाएगा वहाँ तक, और सीमांत उत्पाद जो है वो इसके बराबर होता है औसत उत्पाद के। यानी कि प्रथम अवस्था वहाँ पर खत्म होती है जहाँ पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद परस्पर बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथी इकाई पे सीमांत उत्पाद 14 है और औसत उत्पाद है 12.50, और पाँचवीं पेर है एमपी 11 और एपी जो है वो है 15.25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी जो है वो घट रहा है और एपी क्या है, बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि इनके ठीक बीच में कहीं ना कहीं ये परस्पर बराबर हुए होंगे। जैसे एमपी घटता हुआ आएगा और एपी जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बीच में, यानी कि 4 और 5 इकाई के कहीं ना कहीं बीच में ये परस्पर बराबर होंगे। तो उत्पादन की जो अवस्था है प्रथम, वो आपकी इन 4 और 5 साधन इकाइयों के बीच में खत्म होती है। तो ये आपकी प्रथम अवस्था होती है और ये बढ़ते औसत उत्पाद की अवस्था होती है। यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है कि
औसत उत्पाद जो है वो बढ़ता हुआ होता है। दूसरा है आपका, दूसरी अवस्था जो है वो आपकी कहाँ पर खत्म हो जाती है, एमपी जहाँ पर जीरो होती है, यानी कि सीमांत उत्पाद जहाँ पर जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहाँ पर आपकी दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। और ये दूसरी अवस्था होती है घटते औसत उत्पाद की अवस्था। इसमें दूसरी अवस्था में क्या होता है कि औसत उत्पाद घटता हुआ होता है, सीमांत उत्पाद भी घटता हुआ होता है। तीसरी अवस्था घटते कुल उत्पाद की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो एमपी है हमारा वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई लगाने से उत्पादन बढ़ने की बजाय घटने लगता है। जैसे कि आप यहाँ कुल उत्पादन में देख सकते हैं, 8वीं इकाई पर 72 है मैक्सिमम, 9वीं लगाई तो और घट गया, और 10वीं यानी कि 10वां साधन लगाया, 10वीं इकाई लगाई तो और कम हो गया, यानी कुल उत्पादन जो है तीसरी अवस्था में घटने लगता है। अब इसको हम रेखाचित्र के माध्यम से देखें तो ये रेखाचित्र कुछ इस तरह से बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले एपी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर ये घटने लगा है। इसी तरह से एमपी हमारा पहले बढ़ता जा रहा है और फिर घटने लगा है। तो इसी तरह से यहाँ पर पहले एमपी क्या है, बढ़ता गया है ऊपर की तरफ, फिर घटा है, और फिर एपी जो है वो बढ़ा है, लेकिन जब बढ़ रहा है एपी तो वो क्या है, एमपी के नीचे बना हुआ है, यानी कि एमपी से कम है। जैसे कि यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं कि एमपी क्या है 10, तो एपी भी 10 है, लेकिन फिर जब ये 12 हुआ तो ये एपी 11 है, यानी कि बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ती अवस्था में क्या हो रहा है कि एमपी जो है वो ज़्यादा है और एपी जो है वो कम है। और जैसे ये घटने लगे हैं तो फिर क्या हुआ, जो हमारा एपी है वो ज़्यादा हो गया है इससे। तो यहाँ पर यही चीज़ है, आपको जो जब चित्र बनाए तब आपको ध्यान रखना है कि ये चित्र कैसे बनेगा। पहले आप एमपी को खींच लीजिए, पहले ऊपर जाते हुए फिर नीचे की तरफ गिराइए, और फिर इसको एपी को तब तक बढ़ाइए जब तक कि एमपी को स्पर्श न कर दे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ई बिंदु पर, तो जहाँ पर ये स्पर्श न कर दे जब तक, तब तक इसको बढ़ाते रहिए एपी को, और फिर धीरे धीरे गिराइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एपी जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। एपी को ऊपर ही रखेंगे धनात्मक वाले उसमें, यानी कि एक्स अक्ष के नीचे नहीं जाएगी एपी, ठीक है। एपी वक्र जो है वो नीचे नहीं जाएगा। और फिर जब हम टीपी वक्र खींचें तो इसको ध्यान में रखना है, बताता हूँ मैं उसको भी कैसे करना है, पर पहले यहाँ देख लेते हैं। जहाँ पर ई बिंदु है, यानी कि यहाँ पर ये एपी और एमपी बराबर हैं आपस में, ये यहाँ पर प्रथम अवस्था है, यहाँ तक इसकी सीमा है प्रथम अवस्था तक, यानी कि ओबी परिवर्तनशील साधन की ओबी इकाइयों तक प्रथम अवस्था लागू रहती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सी बिंदु तक जो है दूसरी अवस्था है, जहाँ पर एमपी जो है वो 0 है, और इसमें मोड़ का बिंदु जो है आपका एफ है प्रथम अवस्था में। यहाँ तक आप देखेंगे कि आपका जो एमपी है वो लगातार बढ़ रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट है उसका एमपी का, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो ऊपर तक गई है, ठीक है। और मोड़ का बिंदु कहाँ पर लिखा हुआ है, टीपी पर, क्योंकि टीपी एफ बिंदु तक कैसे गई है, बढ़ती दर से गई है, तेजी से ऊपर उठती हुई गई है, क्योंकि एमपी यहाँ पर क्या है धनात्मक, धनात्मक नहीं बढ़ता हुआ है। एमपी जो है धनात्मक तो है ही, लेकिन बढ़ता हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए क्या है कि टीपी भी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ेगा, क्योंकि एमपी जो है टीपी की दर को बताती है कि वो किस दर से बढ़ रहा है, किस स्पीड से, किस रेट से वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्या रेट है बढ़ने का। तो एफ बिंदु जो है वो मोड़ का बिंदु है, और एफ बिंदु तक टीपी जो है वो तेज गति से ऊपर की तरफ जाएगा तेजी से, और उसके बाद ये धीमा हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाने की जो इसकी रफ्तार है टीपी की वो घट जाएगी, लगातार घटती जाएगी, और ये ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। कब तक, जब तक कि एमपी आपका 0 नहीं हो जाता, यानी कि सी बिंदु पर नहीं पहुंच जाता। और सी बिंदु के ठीक ऊपर इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा टीपी का, और उसके बाद क्योंकि एमपी ऋणात्मक है तो यानी कि टीपी जो है वो घटने लगती है, जैसे कि हमने तालिका में पीछे देखा था।
तो ये दूसरी अवस्था यहाँ पर खत्म होती है। BC जो है वो दूसरी अवस्था है, जो कि घटते औसत उत्पाद की अवस्था है, जिसमें MP भी घट रहा है साथ ही साथ, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के घटने की अवस्था। और तीसरी अवस्था इसके बाद की है, जिसमें कुल उत्पादन ही घटने लगता है। उत्पादक की दृष्टि से इन तीनों ही अवस्थाओं में दूसरी अवस्था जो होती है वो लाभदायक होती है, यानी कि उत्पादक जो है दूसरी अवस्था में उत्पादन जारी रखेगा, ना तो वो प्रथम में रखेगा और ना ही वो तृतीय में जाएगा, तीसरी अवस्था में जाएगा। वो दूसरी अवस्था के किसी न किसी बिंदु पर रहता है। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.